कहानी की शुरुआत में हम बेल्जियम के एक छोटे टाउन को देखते हैं, जहां एक दिन एक छोटा लड़का अचानक से गायब हो जाता है। पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन उन्हें किडनैपिंग का कोई निशान नहीं मिलता। लोकल ऑफिसर को शक होता है कि शायद बच्चा गलती से पास के जंगल में चला गया हो। वो सारे टाउन्स पीपल को जमा करते हैं और कहते हैं कि वो लोग नॉर्थ साइड के फॉरेस्ट में सर्च शुरू करेंगे। वो सबको वार्न करता है, अगर वो बच्चा बेहोश मिले तो उसे हाथ मत लगाएं, क्योंकि इतनी ठंड में उसे हाइपोथर्मिया का खतरा हो सकता है। लेकिन असल में क्या हुआ था, ये समझने के लिए हमें कुछ दिन पहले जाना होगा। वहाँ हम मिलते हैं एंटोइन से, एक 12 साल का लड़का जो अपनी सिंगल मदर के साथ रहता है। उसकी माँ लंबी ड्यूटी करती है और रोज शाम 4 बजे काम पे चली जाती है। वीकेंड होने की वजह से एंटोइन डिसाइड करता है कि वो डॉक्टर हावर्ड के घर जाएगा। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है उसकी दोस्त एमिली से, जो मिस एन के घर जा रही होती है। जैसे हमेशा एंटोइन एमिली के ब्लैक एंड व्हाइट डॉग के साथ खेलता है। तभी एमिली की माँ आवाज लगाती है कि एमिली के पापा अपना लंच भूल गए हैं। वो कहती है कि एमिली अपने छोटे भाई रेमी को साथ ले जाए। तीनों साथ निकल पड़ते हैं। रेमी सिर्फ 6 साल का होता है, एक क्यूरियस और खुश मिजाज बच्चा। उसे एंटोइन की साइंस बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है। कुछ देर बाद वो मिस एन के घर पहुंचते हैं, जहां एमिली रुक जाती है। एंटोइन और रेमी डॉग के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एंटोइन रेमी को साइंस के मजेदार फैक्ट्स बताता है और थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर हावर्ड के क्लिनिक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर हावर्ड खुश होता है देखकर कि एंटोइन ने वो पुरानी बुक इतनी जल्दी फिनिश कर ली। वो उसे एक और बुक देता है, इस बार ह्यूमन एनाटॉमी पर, और साथ ही एक छोटी गिफ्ट रैप्ड बॉक्स भी। डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है कि इसे क्रिसमस डे पर ही खोलना। उसके बाद एंटोइन और रेमी फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, जहां रेमी के पापा माइकल काम करते हैं। अंदर फैक्ट्री ऑनर बात कर रहा होता है कि वो जगह बेच देनी चाहिए क्योंकि बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, लेकिन माइकल इससे एग्री नहीं करता। वो कहते हैं कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि फैक्ट्री चलती रहे। तभी छोटा रेमी लंच बॉक्स लेकर अंदर आता है, लेकिन वो उसके हाथ से बॉक्स छीन लेता है और उसे डांट देता है, ये कहकर के यहाँ से चले जाओ। शर्मिंदा और उदास रेमी एंटोइन के साथ बाहर निकल जाता है। एंटोइन रेमी को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ जंगल चलना चाहते हो, लेकिन ये हम दोनों का सीक्रेट होगा, किसी को मत बताना, अपनी सिस्टर को भी नहीं। रेमी खुशी से मान जाता है। रास्ते में वो स्नैक्स लेने के लिए एक छोटी शॉप पर रुकते हैं। वहाँ एंटोइन की मुलाकात होती है थियो और उसके दोस्त से। दोनों उसी टाउन के टीनेजर्स होते हैं। थियो एंटोइन को पहचान लेता है। कुछ देर बात करने के बाद थियो और उसका दोस्त अपने स्कूटर पर चले जाते हैं। एंटोइन कुछ ग्रोसरीज लेता है और रेमी के साथ जंगल की तरफ बढ़ता है। जंगल के बीच एंटोइन ने एक छोटी सी वुडन शेल्टर बना रखी होती है, जिसे वो गर्व से अपनी कैबिन कहता है। दोनों वहाँ बैठकर खाना खाते हैं और कार्ड्स खेलते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है एंटोइन के दिल में एमिली के लिए फीलिंग्स हैं। ये एक छोटा इनोसेंट मोमेंट है, लेकिन यहीं से शुरू होती है वो ट्रेजेडी जो आगे होने वाली है। कुछ देर बाद एंटोइन छोटे रेमी को उसके घर छोड़ देता है। वापस आते वक्त वो देखता है कि थियो का स्कूटर एमिली के घर के बाहर खड़ा है। क्यूरियस होकर वो गार्डन के पास जाता है, और जब वो अंदर झांकता है तो शॉक हो जाता है। थियो एमिली को किस कर रहा होता है। एंटोइन एक पल के लिए वहीं रुक जाता है। उसका दिल टूट जाता है। कुछ कहे बिना वो मुड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। वो घर पहुँचता है, आंखों में आंसू, हाथों में कंपन। उसका डॉग जो पूरा दिन उसके साथ था फिर से उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन एंटोइन गुस्से में बॉल बाहर फेंक देता है बिना देखे। डॉग उसके पीछे दौड़ के जाता है और अचानक वो सीधा फ्रेडरिक की कार के नीचे चला जाता है। एक जोर की आवाज होती है। पड़ोस की एक औरत भी तुरंत दौड़ कर आती है। एंटोइन, वो लेडी और फ्रेडरिक तीनों देखते हैं जब डॉग अपनी आखिरी सांस लेता है। रेमी का पापा माइकल भी ये सब देख लेता है। फ्रेडरिक घबरा कर कहता है कि मेरी गलती नहीं थी, डॉग अचानक कार के सामने आ गया। माइकल कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप अपने घर के अंदर जाता है और कुछ देर बाद वो एक राइफल लेकर बाहर आता है। सब लोग शॉक में जम जाते हैं, ये सोचकर कि वो फ्रेडरिक पर गोली चलाने वाला है, लेकिन माइकल अपनी राइफल घुमाता है अपने ही जख्मी डॉग की तरफ और उसे गोली मार देता है। फिर वो उसकी बॉडी एक काले प्लास्टिक बैग में लपेटकर गार्बेज में डाल देता है। सब लोग स्टन रह जाते हैं। माइकल का डॉग अभी अभी मरा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी के बजाय गुस्सा था। उसका रिएक्शन अजीब और डरा देने वाला लगता है। उस रात जब एंटोइन की माँ काम से वापस आती है, वो देखती है कि उसका बेटा चुपचाप टेबल पर बैठा है। माँ सोचती है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं। अगली सुबह एंटोइन विंडो से देखता है कि गार्बेज कलेक्टर्स बैग्स उठा रहे हैं। जब वो जा रहे होते हैं, एंटोइन एमिली और थियो को सड़क पर बात करते हुए देखता है। उस पल वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। उसने अपना प्यारा डॉग खो दिया और एमिली, जिसे वो पसंद करता था, अब थियो के साथ वक्त बिता रही है। आज उसे एमिली को जंगल ले जाना था अपनी कैबिन दिखाने के लिए, लेकिन वो कभी आई ही नहीं। गुस्से और दर्द में एंटोइन जंगल जाता है और अपनी कैबिन तोड़ने लगता है। तभी रेमी भी एंटोइन का पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। एंटोइन अभी भी गुस्से में चिल्लाता है और वो गुस्से में एक लकड़ी साइड में फेंक देता है, लेकिन वो लकड़ी सीधा जाकर रेमी के सिर पर लगती है। छोटा लड़का पीछे गिरता है और एक वुडन बोर्ड से टकरा जाता है। एंटोइन तुरंत दौड़कर उसकी
उसके पास जाता है, लेकिन रेमी हिलता तक नहीं। एंटोइन उसकी पल्स चेक करता है, कुछ नहीं, रेमी मर चुका होता है। एंटोइन शॉक और डर में जल्दी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आता है अगर किसी को पता चल गया तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। वो वापस जाता है, रेमी की बॉडी उठाता है और उसे जंगल के अंदर दो बड़े पत्थरों के बीच एक तंग सी डार्क जगह में छुपा देता है, जहाँ बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो चुपचाप घर की तरफ निकल पड़ता है, कोशिश करता है कि कोई उसे देखे नहीं। रास्ते में वो मिस्टर कोवाल्स्की की वैन गुजरते हुए देखता है और थोड़ी दूर पर थियो को अपने स्कूटर पर राइड करते हुए। उसे लगता है किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन घर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसकी जैकेट फट गई है और उसकी घड़ी भी गायब है। तभी रेमी की माँ परेशान हो जाती है जब उसे अपना बेटा कहीं नहीं मिलता। वो पूरा एरिया ढूंढ डालती है और आसपास के लोगों से पूछती है कि उन्होंने रेमी को देखा है क्या। थियो भी अपने स्कूटर पर सर्च में लग जाता है। जब रेमी की माँ उससे मिलती है, थियो कहता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एंटोइन को घर जाते हुए देखा था। इसका मतलब ये था कि एंटोइन समझ रहा था कि किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन असल में उसे देखा गया था। कुछ देर बाद रेमी की माँ एंटोइन के घर आती है। वो नरमी से पूछती है, एंटोइन, क्या तुमने रेमी को कहीं देखा है? एंटोइन झूठ बोलता है कि उसने रेमी को नहीं देखा। फिर वो कहती है, क्या तुम रेमी के पापा को बुला सकते हो? वो अभी भी फैक्ट्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंटोइन सीढ़ियों के पास लटकी अपनी फटी हुई जैकेट की तरफ देखता है। वो डिसाइड करता है कि उसे पहनेगा नहीं, कहीं कोई टीयर देख न ले। वो सिर्फ शर्ट पहनकर बाहर निकलता है, जबकि बाहर बहुत ठंड होती है। बाकी सब लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए उस छोटे लड़के को ढूंढने में लगे होते हैं। कुछ वक्त बाद एंटोइन घर लौट आता है। वो अपनी जैकेट और स्वेटर बेड के नीचे छुपा देता है। तभी बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। रेमी के पापा ने पुलिस को बुला लिया होता है। पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन रेमी नहीं मिलता। पूरा टाउन अब चिंता में पड़ जाता है। लोकल न्यूज में रेमी के मिसिंग होने की रिपोर्ट चलती है। एंटोइन चुपचाप अपनी माँ के साथ बैठकर वो देख रहा होता है। उसके चेहरे पर उदासी भी है और गिल्ट भी। अगली सुबह पुलिस एंटोइन से पूछताछ करने आती है। एक ऑफिसर पूछता है, रेमी की माँ ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद वो गार्डन में खेल रहा था, क्या तुमने उसे देखा? एंटोइन कहता है, हाँ मैंने देखा था, लेकिन वो खेल नहीं रहा था। वो सड़क पर खड़ा था, वहीं देख रहा था जहाँ उसके पापा ने डॉग को मारा था। ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में पता ही नहीं था। वो फिर रेमी के पापा को और क्वेश्चनिंग के लिए स्टेशन ले जाते हैं। अगले दिन सब लोग नदियों से लेकर जंगल तक पूरा शहर छान मारते हैं, लेकिन रेमी कहीं नहीं मिलता। आखिरकार पुलिस भी माइकल को छोड़ देती है। उस दिन शाम को एंटोइन की माँ घर आकर कहती है कि पुलिस ने मिस्टर कोवाल्स्की को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उनकी वैन फॉरेस्ट के पास देखी गई थी उसी वक्त जब रेमी गायब हुआ था। कोवाल्स्की वही आदमी था जो एंटोइन की माँ का बॉस था। उस रात एंटोइन और उसकी माँ क्रिसमस प्रेयर्स के लिए चर्च जाते हैं। सब लोग बातें करते हुए चर्च के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पूरा शहर मिलकर रेमी के लिए दुआ करता है। प्रेयर्स के बीच में माइकल अपना सब्र खो देता है। रोते हुए कहता है, मेरा बेटा गायब है और तुम सब यहाँ बैठकर सिर्फ दुआ कर रहे हो। प्रीस्ट उसे शांत करने की कोशिश करता है और नरमी से कहता है, कल सुबह हम सब टाउन हॉल में मिलते हैं, पुलिस के साथ मिलकर फिर से सर्च शुरू करेंगे। सब लोग चुपचाप हाँ में सर हिलाकर घर लौट जाते हैं। सिर्फ एंटोइन जानता है कि असल में जंगल में क्या हुआ था। क्रिसमस मॉर्निंग को एंटोइन की माँ उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है। वो खुश होकर मुस्कुराता है और अपनी माँ को भी वो गिफ्ट देता है जो उसने उसके लिए खरीदा था। फिर वो डॉक्टर हॉवर्ड का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है, जो उसे क्रिसमस के दिन ही खोलने को कहा गया था। अंदर एक छोटी सी बोन डॉल होती है, एक सिंबॉलिक गिफ्ट डॉक्टर की तरफ से, जो हमेशा एंटोइन को डॉक्टर बनने का सपना देखने के लिए इंस्पायर करता था। अगले दिन कहानी वापस वहीं आ जाती है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। ओल के लोग टाउन हॉल के पास जमा होते हैं रेमी को ढूंढने के लिए, जंगल की तरफ जाने की तैयारी में। पुलिस ग्रुप्स बनाती है और बच्चों को कह देती है कि वो सर्च में शामिल न हो, लेकिन जैसे ही बड़े लोग जंगल में चलते हैं, बच्चे भी छुपके से उनके पीछे निकल पड़ते हैं। रास्ते में थियो और एंटोइन के बीच झगड़ा हो जाता है। शोर सुनकर बड़े लोग दौड़ते हुए आते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। रात होने लगती है और सर्च ऑन ऑपरेशन उस दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। एंटोइन अपने कमरे में अकेला बैठ जाता है, गिल्ट और उदासी से घिरा हुआ। रेमी की मौत का बोझ, उसके माँ बाप का गम और अपनी गलती का दर्द, सब कुछ उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। निराशा में वो अपनी माँ की दवाओं की बहुत बड़ी मात्रा निगल जाता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि सब दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आंसू उसके गालों पर बह रहे होते हैं जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ मौत का इंतजार करता है, लेकिन मौत नहीं आती। उसकी माँ जब वॉश बेसिन में खाली मेडिसिन के पैकेट्स देखती है तो घबरा जाती है और तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर समय पर पहुंच जाता है और मुश्किल से एंटोइन की जान बचा लेता है। सब लोग समझते हैं कि एंटोइन ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने दोस्त रेमी के गायब होने से टूट गया था। कुछ देर बाद जब एंटोइन होश में आता है तो देखता है कि उसकी माँ चुपचाप उसका फटा हुआ जैकेट सिल रही होती है, वही जैकेट जो उसने उस दिन पहनी थी जिस दिन रेमी मरा था। डर और गिल्ट फिर से उसके दिल में घुस जाते हैं। वो जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है, डर के मारे कि कहीं माँ सवाल न कर ले। उस रात एक जबरदस्त तूफान गांव पर टूट पड़ता है। हवा और बारिश
सब कुछ उजाड़ देती है, घर, पेड़ और यहाँ तक के रास्ते भी। वही जंगल जहाँ रेमी की लाश छुपी थी पूरी तरह तबाह हो जाता है। इस अफरा तफरी में एंटोइन और उसकी माँ दोनों जख्मी हो जाते हैं। अगले दिन न्यूज चैनल्स पर तबाही की तस्वीरें चल रही होती हैं। नुकसान इतना बड़ा था कि लोगों को अपनी जिंदगी दोबारा बसाने में साल लग जाएंगे। सब लोग अपने जीने की लड़ाई में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि रेमी के गायब होने की बात धीरे धीरे सबके जहन से मिट जाती है। जंगल टूटे हुए पेड़ों का एक खौफनाक ढेर बन जाता है जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। सीन धीरे धीरे 15 साल बाद शिफ्ट होता है। एंटोइन जो अब एक डॉक्टर बन चुका है, शहर में पढ़ाई करने के बाद क्रिसमस के लिए वापस सोला आता है। डॉक्टर हॉवर्ड जो अब काफी बुजुर्ग और रिटायरमेंट के करीब हैं, अपनी छोटी क्लिनिक संभालने के लिए कोई नहीं ढूंढ पा रहे। क्रिसमस पार्टी में कुछ लोग मजाक में एंटोइन से कहते हैं, तुम्हें डॉक्टर हॉवर्ड की जगह लेनी चाहिए। एंटोइन हंसते हुए कहता है, नो वे, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर हॉवर्ड की तरह सुबह 7 से रात 11 तक क्लिनिक में नहीं बैठ सकता। उसी पार्टी में एंटोइन अपनी बचपन की क्रश एमिली से मिलता है। दोनों लंबे समय बाद बैठकर बातें करते हैं। एंटोइन क्यूरियोसिटी से थियो के बारे में पूछता है। एमिली आंखें घुमाते हुए कहती है, वो एकदम लॉसर निकला। उसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कुछ महीने बाद हम अलग हो गए और फिर मैंने जेरोम से शादी कर ली। वक्त के साथ दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। उनके बीच एक नई नजदीकी पैदा होती है। एक दिन जब एंटोइन की माँ घर पर नहीं होती, वो एमिली को अपने घर बुला लेता है। दोनों देर तक बातें करते हैं, हंसते हैं और फिर वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ देर के लिए सब कुछ परफेक्ट लगता है, शांत, सुकून भरा और खुश। वो एक दूसरे के पास चुपचाप लेटते हैं जैसे वक्त ठहर गया हो। तभी एंटोइन एक आवाज सुनता है। दरवाजा खुलता है। उसकी माँ घर आ गई है। नीचे से उसका नाम पुकारती है। डर के मारे एंटोइन धीरे से एमिली से कहता है, यहीं रहो, कोई आवाज मत करना। मैं पहले नीचे जाता हूँ, माँ को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। जब मैं उसे किचन ले जाऊँ तब तुम चुपके से निकल जाना। एमिली घबराकर सिर हिलाती है। एंटोइन नीचे जाता है, अपनी माँ से बातें करता है, उसे बिजी रखता है और इसी बीच एमिली चुपचाप घर से निकल जाती है। अगले कुछ दिनों में एंटोइन टाउन में रहता है जब उसे एक परेशान कर देने वाली खबर मिलती है। पुरानी वुड फैक्ट्री जो सालों से बंद थी दोबारा खुलने वाली है। नए ओनर ने पास के जंगल में बड़े लेवल पर पेड़ काटने के ऑर्डर्स दिए हैं। जैसे ही एंटोइन ये सुनता है, उसके अंदर का डर वापस उठता है। वही जंगल उसका सबसे बड़ा राज छुपाए बैठा था। वही जगह जहाँ उसने 15 साल पहले रेमी की बॉडी छुपाई थी। अपनी बेचैनी संभाल नहीं पाता तो एंटोइन खुद जाकर देखने का फैसला करता है। रात को वो एक टॉर्च, ग्लव्स और कुछ टूल्स अपने बैकपैक में डालता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ठंडी हवा और अंधेरे पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो टॉर्च की रोशनी जमीन पर डालता है और स्केलेटन के निशान ढूंढने लगता है। लेकिन अचानक उसे कोई और वहाँ दिखाई देता है। एक फैक्ट्री गार्ड जो फॉरेस्ट में रखी हैवी मशीनों की देखभाल कर रहा होता है। घबराकर एंटोइन तुरंत पेड़ों के बीच से दौड़कर घर जाता है। अगली सुबह एंटोइन अपनी माँ के रोने की आवाज से उठता है। वो परेशान होकर पूछता है, क्या हुआ? उसकी माँ आंसुओं में कहती है, उन्होंने रेमी को ढूंढ लिया। एंटोइन का खून जम जाता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और गिल्ट फिर से उसके अंदर तूफान की तरह उठता है। उसी दिन बाद में पुलिस ऑटोप्सी का रिजल्ट अनाउंस करती है। रिपोर्ट कंफर्म करती है कि रेमी की मौत नेचुरल नहीं थी, उसे मारा गया था। उसके सिर के दाएं तरफ पत्थर या लकड़ी से जोर का वार हुआ था। पुलिस ये भी बताती है कि बॉडी पर एब्यूज के कोई निशान नहीं मिले, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को बॉडी के पास एक बाल मिलता है जो रेमी का नहीं था। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि वो एक आदमी का बाल है। शुरू में पुलिस कोवाल्स्की पर शक करती है, एंटोइन की माँ के बॉस पर, क्योंकि उनकी वैन उस वक्त जंगल के पास देखी गई थी। उनका डीएनए टेस्ट होता है लेकिन मैच नहीं करता। रेमी का फादर माइकल बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन बातें और बिगड़ जाती हैं जब एमिली फिर से एक शॉकिंग खबर के साथ एंटोइन के घर आती है। वो धीरे से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंटोइन उसकी तरफ हैरानी से देखता है। तुम श्योर हो कि ये मेरा है? एमिली सीधा जवाब देती है, हाँ। एंटोइन परेशानी में कहता है कि तुम्हें एबॉर्शन करवाना चाहिए, लेकिन एमिली गुस्से से साफ मना करती है। वो कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंटोइन, और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एंटोइन नजर हटा लेता है। उसकी आवाज ठंडी पड़ जाती है। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मैं 2 हफ्ते में इजिप्ट जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा, शायद सालों तक नहीं। एमिली उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है लेकिन एंटोइन चुप रहता है। तब एमिली के जज्बात फट पड़ते हैं। वो धमकी देती है कि अगर तुमने जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं पुलिस जाऊंगी, कंप्लेंट फाइल करूंगी और डीएनए टेस्ट मांगूंगी। सबको पता चल जाएगा कि तुम ही इस बच्चे के फादर हो। एंटोइन अब पूरी तरह फंस जाता है। पास्ट उसके चारों तरफ से उस पर गिर रहा होता है। रेमी का राज, पुलिस का डर और एमिली का प्रेशर। तभी डॉक्टर हावर्ड एंटोइन के घर आता है। शांत आवाज में कहता है, मुझे पता है तुमने रेमी के साथ क्या किया था। मुझे उस दिन से शक था जब तुमने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी, यानी 15 साल पहले। लेकिन उस तूफान ने सब बदल दिया। अगले दिन लोग अपनी जिंदगी वापस बनाने में इतने बिजी हो गए कि सच ढूंढने का वक्त ही नहीं मिला। तुम शहर चले गए और जिंदगी आगे बढ़ गई। फिर वो थोड़ा रुक कर कहता है कि फिर भी मैंने पुलिस के लिए एक लेटर लिखा है अपने सस्पिशंस के बारे में। मैं वो कल भेजने का प्लान कर रहा हूँ। ये कहकर डॉक्टर हावर्ड चुपचाप उठकर चला जाता है। एंटोइन बस वहीं बैठा रह जाता है। उसके चेहरे पर एक ही सवाल लिखा होता है, अब क्या करूँ?
उस रात देर तक परेशान और बेचैन एंटवन डॉक्टर के क्लिनिक जाता है। वो डॉक्टर हावर्ड को कहता है कि अगर आप प्रॉमिस करें कि वो लेटर पुलिस को नहीं भेजेंगे तो मैं अभी इसी वक्त आपका क्लिनिक खरीद लूंगा। डॉक्टर हावर्ड कुछ देर सोचता है, फिर हाँ कर देता है। एक पल के लिए एंटवन को सुकून मिलता है, जैसे पुराना भूत अब उसे छोड़ चुका हो। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। एक दिन कोवाल्स्की उसके क्लिनिक आता है। उसके हाथ में एक एनवेलप होता है। वो धीरे से कहता है कि सब लोग समझते थे कि मैंने रेमी को मारा। मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उस दिन मैंने तुम्हें डरते हुए जंगल से भागते देखा था। मैंने अपनी वैन रोकी और तुम्हारे पीछे गया। वहीं मुझे तुम्हारी घड़ी मिली। मैं उसे लौटाना चाहता था, लेकिन जब सुना कि रेमी गायब हो गया तो मैंने सब कुछ चुप रख लिया, तुम्हें बचाने के लिए। वो कहता है कि तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे की परवाह करते थे और वो तुमसे बेमिसाल प्यार करती थी। मैं उसे तुमसे अलग नहीं कर सकता था। कोवाल्स्की ये कहकर चला जाता है। एंटवन धीरे से एनवेलप खोलता है। अंदर उसकी पुरानी घड़ी होती है, वही जो उसने 15 साल पहले खो दी थी। कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। अब एंटवन एमिली से शादी कर चुका है। उनका एक छोटा सा बेटा है। वो अपनी माँ के साथ उसी टाउन ओले में रहता है और जिंदगी शांत लगती है। एंटवन अब रेमी के पिता माइकल का भी ख्याल रखता है, जो अब बूढ़ा और शराबी बन चुका है। दुनिया के लिए सब परफेक्ट लगता है, एक खुश परिवार, एक दयालु डॉक्टर और एक अच्छा बेटा। लेकिन एंटवन के अंदर कभी सुकून नहीं आता। रेमी की मौत का गिल्ट अब भी उसके दिल में जिंदा है। उसे मालूम है कि अगर वो हादसा कभी नहीं होता तो उसकी जिंदगी पूरी तरह अलग होती। वो आजाद होता, अपने सपने पूरे करता, शायद इजिप्ट चला जाता जैसा वो हमेशा चाहता था। लेकिन अब वो ओले में फंसा है, अपने पास्ट के भूतों से घिरा हुआ। और यही कहानी खत्म होती है दोस्तों, एक ऐसे आदमी के साथ जो कानून से बच गया, पर अपने जमीर से नहीं। क्योंकि चाहे हम कितना भी दूर भाग लें, जिंदगी हमेशा एक दिन हमें सच के सामने लाकर खड़ा कर ही देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।